नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जातीय गणना से जुड़ी रिपोर्ट पेश की। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा प्रस्ताव रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, इसे 50 की जगह 65% किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से अगड़ी जातियों को 10% मिल रहा है और इस 65% के बाद कुल आरक्षण 75% हो जाएगा, तब अनारक्षित 25% ही बचेंगे। नीतीश कुमार ने एससी के लिए 20, एसटी के लिए 2 और ओबीसी और ईबीसी के लिए 43% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम प्रवेश पासवान जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू नेता हैं। नवीन कुमार चौधरी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। साथ ही दीपक कोचगवे जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से कल ये प्रस्ताव रखा गया, ऐसे में दीपक जी, आपको लगता है क्या ये संभव है कि 50% आरक्षण को बढ़ाकर अगर 75% कर दिया जाएगा, तो क्या कानून के जानकार इसको लेकर कहते हैं ये संभव हो पाएगा? देखिए, चुनावी वर्ष है और 24 का चुनाव है और इसको लेकर मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ ये जातीय गणना ही एक आधार बना है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे कहीं की सरकार हो, वो अब विधानसभा में या एक बिल पास करके जनता के बारे में लुभावने सपने दिखाएंगे। मगर जहां तक जातीय गणना का सवाल है, ये तो तय हो गया। जातीय गणना करने वाला बिहार पहला स्टेट हुआ और केंद्र सरकार को बार बार कहने के बावजूद जब केंद्र सरकार ने नहीं माना, तो राज्य सरकार ने कहा। उस समय सारे दलों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया। उसमें बीजेपी भी थी और बीजेपी उस समय उनकी सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। अब आपका ये सवाल है कि ये 75% आरक्षण, मुझे नहीं लगता है कि ये कोर्ट में ठहर पाएगा। और कोर्ट में अब क्या दलील दी जाती है सरकार के तरफ से, मगर ऐसी बातें हुई हैं। 50% तो बिहार ने किया, अब 65 और पहले 10% अति इकोनॉमिकल बैकवर्ड इक्वल टू 75। मगर एक बात सही हो, कुछ हो या ना हो, नीतीश कुमार ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेल दिया है आज की तारीख में। कोर्ट इसे निरस्त करे, कोर्ट इसे एक्सेप्ट करे, ये सवाल आगे है। इसमें यह भी आया कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, चाहे अन्य अति पिछड़ा वर्ग, अगर आप आंकड़े देखें तो लगता है कि जमीन पर मामला उतरा नहीं। अभी भी जो आंकड़े बहुत लंबे हैं, मगर आंकड़ों को अगर देखिए तो लगता है कि ग्रेजुएट 7% है बिहार में, 1% पोस्ट ग्रेजुएट है। उसी की तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 24,000 परिवार के पास अपना घर नहीं है। इंदिरा आवास योजना की धूम मची हुई है कि पूरे सबको घर दिया जाएगा, मगर अब आप देखिए कि बिहार में 24,000 अति पिछड़े को घर नहीं है। इसी तरह यानी कि ये राह इतनी आसान नहीं हो पाएगी दीपक जी। राम प्रवेश जी, क्या इसको लेकर तो विधेयक भी आएगा, ये संभव हो पाएगा या फिर सिर्फ विधानसभा में विधेयक तो पास कर दिया जाएगा? लेकिन अगर कानून की बात करते हैं तो क्योंकि इससे पहले ऐसा हो चुका है कि 50% से ज्यादा आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, क्या इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा? हमारी जो सरकार है या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार, कोई भी कदम उठाते हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत सारे राय मशविरा करके, एटेंडम कोई कदम उठा नहीं लेते। वो निश्चित रूप से विधि वेताओं से भी परामर्श किए होंगे। और इस मुल्क में बिहार के अतिरिक्त अन्य भी कई राज्य हैं जहां पहले से भी 50% से ज्यादा आरक्षण लोकल स्तर पर था। और जहां तक सवाल है ये वंचित समाज, जिनकी चिंता अभी दीपक सर भी बता रहे हैं, तो इनकी चिंता सबको है और सब लोग चाहते थे कि आरक्षण हो और सबके मनोमिजाज के मुताबिक ऐसे समाज के लोग
जो सत्ता की भागीदारी में भी उनकी नगण्यता थी, आर्थिक रूप से वो विपन्न है, सामाजिक और जातीय स्तर पर जो वंचित अभिवंचित लांछित वर्ग था, तो ऐसे लोगों के हक की बात इन्होंने किया है और पूरी तरह सोच समझ करके सबसे पहले जो इन्होंने जातीय सर्वे करा लिया। जातीय सर्वे कराने के बाद जो उनकी स्थिति देखा है, तो आपको मालूम होगा कि लोहिया जी ने कहा करते थे, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और शहीद जगदेव प्रसाद जी कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो आबादी के एतबार से इस मुल्क को बनाने वालों चाहे जो भी लोग हैं, तो उनका हक बनता है और आज उस ओर कदम बढ़ाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो यह समझ लीजिए समग्र समाज के हित की बात है कि समाज में सब लोग आर्थिक रूप से उन्नति के रास्ते पर जाए, सब लोगों को भागीदारी मिल जाए और एक सबल समाज का निर्माण हो, मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो। हमारे राष्ट्रपिता गांधी हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, लोहिया जी, कर्पूरी की, सब लोगों ने सोचा कि समाज का उन्नयन तभी हो सकता है जो अभिवंचित वर्ग को उसका हक दे दिया जाए, और इस ओर अग्रसर है बिहार सरकार और उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की है, उसके बाद ये लाया है। आपको यह भी मालूम है कि अभी विगत कुछ सप्ताह पहले जो सवर्ण समुदाय में जो गरीब लोग हैं, उनको भी लोकल ये जो जुडिशियरी है उसमें 10% आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया है। तो जो वंचित वर्ग हैं, जात के आधार पर हो या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हो, उनकी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी प्रावधान कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बिहार सरकार को ये आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अपने वंचित शोषित समाज के लोगों के साथ साथ समाज के जो हर वर्ग के हित हिफाजत की बात करने वाले लोग हैं, उनके भी मनोमिजाज और मस्तिष्क में जो बात चल रही थी, उसके अनुरूप यह काम हुआ है। हाँ, जहां तक सवाल है माननीय न्यायालय का क्या रुख हो सकता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जिनको पसंद नहीं आता वंचित वर्गों का हक मिल जाना, तो ऐसे लोग जाएंगे। अब माननीय न्यायालय का क्या निर्णय होता है, फिर उसके आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक हम लोगों को आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, पूरी तरह से यह हर एंगल को देख करके, सभी लोगों से राय मशविरा करके, और इस मुल्क में ऐसे लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। इसीलिए हमको लगता है कि सकारात्मक पहल है और कोर्ट का भी रुख हम आशावादी रुख रखते हैं, कोर्ट का भी। तो नवीन जी, जो बीजेपी नहीं कर पाई वो नीतीश कुमार ने कर दिया, क्या कहेंगे? हम लोग भी इस कदम का स्वागत करते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मूल बात है बिहार सरकार युवाओं के साथ क्या कर रही है। आज बहुत सारे राज्य इतने विकसित हो गए कि उन्होंने भी इसी जाति गणना नहीं कराई, किसी कानून का सहारा नहीं लिया, और बिहार आज भी दिल्ली से, बंबई से सालों साल लालू जी जिस व्यवस्था को ध्वस्त करके चले गए, नीतीश जी ने उसको पटरी पर लाने का काम किया, लेकिन वो ठहर से गए हैं, रुक गए हैं, थक गए हैं। कल का ही उनका बयान देखिए सदन में, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं, कहां से राय ले रहे हैं, कहां से सलाह मशविरा ले रहे हैं। लेकिन आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, करे, कानूनी पहलू वो अपना देखे, अदालतें क्या करती है, लेकिन हम लोग इस कदम का स्वागत करते हैं। जी, तो स्वागत कर रहे हैं आप दीपक जी। स्वागत योग्य कदम तो है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि नौकरियों में भी कहीं ना कहीं अगर आरक्षण होता है तो उसके भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं, वो बढ़ेंगी और आरक्षित वर्ग जो होंगे उन्हें ज्यादा कहीं ना कहीं नौकरियों में भी फायदा होगा। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है पूरे, मैं ये बिहार सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये इच्छा शक्ति से सारी चीजें होती। आज अगर आप देखें कि चाहे बिहार हो, बिहार ने जातीय जनगणना पेश करके ये दिखाया है कि स्थितियां क्या हैं और इस स्थिति पर आप काम करेंगे। अदालत का आशावादी जरूर होंगे महागठबंधन के लोग, और मुझे लगता है कि बीजेपी भी आशावान होगी
कि ऐसा हो जाए। मगर आप देखिए रुख कैसे बदलता है बीजेपी का। बीजेपी ने बीच में हमलावर हुआ, शुरू हुआ था इस पे हमला, मगर मैं जानता हूं कि आज सदन में सम्राट चौधरी ने कल कहा कि हम सरकार के साथ हैं इस मामले में, चूंकि अभी 4 राज्यों में चुनाव है। अगर कुछ बात ये करते हैं तो इसका असर उन 4 राज्यों पर पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि शुरू से ही अगर निशाना है तीर का कि मुझे मछली मारनी है आंख पे, तो वो मारना चाहिए। बीच में कभी मछली आ जाते हैं, कभी अलग आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह का होना चाहिए। जो शोषित वर्ग है, जिसको घर नहीं है, जिसके पास नौकरियां नहीं है, जो प्रवासी हो गए हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं, मगर बिहार सरकार इतना बजट कहाँ से लाएगी? ये सारी बातें हैं। ये एक मुद्दा बनता है बैठकर आपस में विचार करके कि सबको, जैसे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड को जुडिशियरी सर्विस में भी 10% दिया गया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये तारतम्य सिर्फ चुनावी मामला नहीं होना चाहिए कि मुझे वोट आ जाएगा, मुझे इतना % वोट आ जाएगा। ये राजनीति आज की यही हो गई, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी ने कहा था कि ये बात ज्ञानी जैल सिंह ने मुझे कहा था जब मैं एमएलए था, उन्होंने मुझे बुलाया था। ज्ञानी 1992 की बात उन्होंने कही कि जातीय गणना करानी चाहिए। तो मुझे भी फिर मधुलिमे जी ने भी इस पर हमारा पीठ ठोका। तो चलिए बात अच्छी हुई कि स्थितियां पता चल है कि कौन जाति का क्या आधार है। भले विपक्षी पार्टी कहेगी कि ये आधार सही नहीं हुआ है, सर्वेक्षण सही नहीं हुआ है, मगर सर्वेक्षण तो हो गया और सदन में ले भी हो गया कि अब इतना लोग गरीब हैं, इतने सबसे ज्यादा गरीब कौन जात के हैं, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, सबसे ज्यादा शिक्षित कौन है, सबसे ज्यादा अशिक्षित कौन है, सबसे पीड़ित कौन है। तो इसके अनुसार अगर ईमानदारी से राज्य सरकार योजनाओं को लागू करती है तो एक सही समाज का निर्माण हो सकता है। मगर हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। अब कोर्ट में कौन जाता है? बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है, तो बीजेपी नहीं जाएगी। और सदन में 9 तारीख को ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इसका विरोध नहीं करेगी। अगर बीजेपी विरोध करेगी तो छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, इसका असर पड़ेगा। इसीलिए बहुत माइल्ड और बहुत पोलाइट होकर सम्राट चौधरी ने सदन में कहा और विधान परिषद में कहा और विधानसभा में भी की घोषणा हुई कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं। हाँ कुछ इफ एंड बट है कि उनको आधार कार्ड की तरह ये बनाया जाए तो ये जाए, तो ये सारी बातें। तो मुझे लगता है कि एक साहसिक कदम है और ये होना चाहिए। जब आप जात की बात करते हैं कि मैं पिछड़े जात का हूं तो मुझे ये किया जाता है, तो फिर जातीय जनगणना से परहेज क्यों है? चुनाव जात के आधार पर होता है, तो फिर जातीय जनगणना से परहेज क्यों है? जातीय होगा भाई कि मेरी इतनी संख्या है, ठीक है, किसी का 19 से 20 है, 1-2%, 2% का लैचेज हो सकता है, मगर आपको अपनी औकात का अंदाज होना चाहिए। नहीं तो चुनाव में आप मत बोलिए कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं फलाना हूं। ऐसा काम बेहतरीन कदम है और अभी तो फिलहाल जो बीजेपी है वो बिल्कुल अपोज नहीं करेगी। चुनाव से भी इसे जोड़ के हम देख सकते हैं। लेकिन राम प्रवेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो बजट की बात हो रही है, क्योंकि नौकरियां भी कहीं ना कहीं फिर उतनी ही उत्पन्न होगी, उसी हिसाब से जो आरक्षण मिल रहा है उसी हिसाब से नौकरियां भी दी जानी चाहिए, तो संभव कैसे होगा? क्या ये बजट जो है वो एक बड़ी समस्या नहीं बनेगा? क्या विधेयक तो चलिए पास भी हो जाएगा, बिल भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कोई ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली है जिससे दिए जा रहे आरक्षण के लाभार्थियों को कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली जो कुछ भी इन्होंने निर्णय लिया है, सोच समझ करके लिया हुआ निर्णय है। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे मित्र नवीन बाबू ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और अच्छे लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इनको जानता हूँ, लेकिन इन्होंने जो एक तोहमत लगाया कि बिहार के युवाओं के लिए, तो आज आप तो देख ही रहे हैं कि बिहार के युवाओं को संख्या में नौकरी मिली है।
नवीन बाबू की पार्टी जो सरकार और सत्ता में आई, देश में 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, वो जुमला साबित हो गया। लेकिन बिहार सरकार नीतीश कुमार हर काम को बहुत सोच समझकर सटीक करते हैं। आज बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, बावजूद इसके बिहार पिछले वर्षों से आज उनकी तरक्की, बिहार की तरक्की ज्यादा हो रही है। चूंकि काम करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसमें व्यवधान डालने का काम इनके अगेंस्ट में जो लोग हैं, राजनीति करते हैं, वो लोग करते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जिस तरह से ठोस कदम उठाते हैं, जैसे आप विगत कुछ महीनों पहले देखे होंगे कि स्थानीय निकायों में आरक्षण की बात हुई थी, अति पिछड़ा रिजर्वेशन की बात हुई थी, और जो लोग कोर्ट में चले गए थे मामला लेकर के, एक तरफ मामला कोर्ट में लंबित है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सुशील कुमार मोदी कह रहे थे कि अविलंब चुनाव कराना चाहिए। इसका मतलब है कि कथनी और करनी में अंतर होता है इन लोगों का। जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा रिजर्वेशन इन्होंने लाया और दिया है, तो उसके अगेंस्ट में लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट का डिसीजन आना अभी बाकी है। इस बीच में आप कह रहे हैं कि चुनाव कराओ। इसका मतलब है कि आपका मंशा जाहिर हो जा रहा है कि रिजर्वेशन नहीं हो, विदाउट रिजर्वेशन हो जाए इलेक्शन। लेकिन आपने क्या देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सरकार के वकील हैं या सरकार के जो एडवाइजर है, उन्होंने अपना मजबूती से पक्ष सरकार का रखा माननीय न्यायालय में और माननीय न्यायालय का निर्णय अति पिछड़ा रिजर्वेशन के पक्ष में आया और चुनाव हो गया। और यह भी हैरत की बात है कि जो पेटिशनर थे उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और बिहार के अति पिछड़ा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में उन्होंने पेटिशन डाला था। और ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। ये लोग सोचे होंगे कि बिहार का कोई आदमी है तो पहचान उनकी हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने जो पता जो चला उससे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग रखना नहीं है, हम लोग चाहते हैं गरीबों को जो उसका हक है वो और जहां तक सवाल है, आपने कहा, ये अपनी चिंता दोहराई कि करेंगे, वो कुमार एक आदमी है, इंसान है, इच्छा शक्ति वो है और वो बिहार को जिस तरह से पटरी पर लाए हैं। आज बिहार में ये इतना बड़ा संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, तो इसमें माननीय लालू प्रसाद जी के पार्टी सरकार में है, कंस्ट्रक्टिव वर्क तो हो रहा है। इसमें लालू जी के आने से कहां कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ? बेरोजगारों को इतने भारी तादाद में नौकरी मिल रही है। कंस्ट्रक्टिव बिहार में बहुत समय लग गया बिहार में, राम प्रवेश जी। बिहार में लगा तो तब उस समय तो यही भारतीय जनता पार्टी नवीन बाबू के ही पार्टी के लोग थे, इसीलिए विलंब हुआ। लालू जी की पार्टी धराधर शुरू हो गया। चलिए ठीक है नवीन जी, तो एक बड़ा आरोप लग रहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यानी जब इलेक्शन होते हैं तब आपका रंग कुछ और होता है, इलेक्शन होते ही कहीं ना कहीं अब जो ये मामला है इसको भी चैलेंज कर दिया जाएगा। राम प्रवेश जी बहुत आदरणीय है हमारे लिए, हम उनका सम्मान करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार जी हैं। औद्योगिकरण की क्या गति है? मान लीजिए अभी ये शिक्षक बहाली में पीठ अपना 68,000 में 42,000 तो जो पुराने नियोजित शिक्षक थे वही सफल हुए हैं। ये 26,000 को मात्र बहाल करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक अशोक पेपर मिल है, वो 18 साल से बंद है। हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय शाहनवाज जी गंभीर प्रयास किए थे इसको चालू करने के लिए, और ये इतना ही काम किए जिसका कबाड़ बेचवाने के लिए 5,000 पुलिस को लगवा दिए। चलवाए नहीं, लेकिन उसका कबाड़ निकाल के 5,000 पुलिस की सुरक्षा में बेचवा दिए। क्या स्थिति है औद्योगिकरण की? और ये कह रहे अभी क्राइम की क्या स्थिति है? कितना युवा को नौकरी मिल गया है? तो ये सब कहने की बात है। चुनावी वर्ष है, हम लोग जो बोलते हैं वही तो करते हैं। राम मंदिर क्या था? 500 साल का मुद्दा था, वादा किए थे, तारीख भी बताएंगे, बता दिए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। 3 तलाक था, धारा 370-35 से था। उस 3 देशों से हिंदुओं को जो स्थिति कर दी गई थी,
42-47 से हमारे देश में विभाजन के बाद से वो लोग टेंट में रह रहे थे, तो उनको हम लोगों ने नागरिकता देने का काम किया है। बिहार में हमारी सरकार संयुक्त में थी, पथ निर्माण मंत्री हमारे थे, बिहार की सड़कें अच्छी हुई, बिजली भी अच्छी हुई। हम इसकी भी उनको साधुवाद भाईराम परवेश जी को देना चाहते, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमारी सरकार तो अच्छी भली चल ही रही थी, लेकिन अभी भी बिहार सरकार मानक पर नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब सत्ता में आएगी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम होगा, जो पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। जी दीपक जी, तो जिस तरह से चुनावी वर्ष है और ऐसे में तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन क्या वाकई इससे वंचितों गरीबों को फायदा पहुंचेगा? जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो उम्मीद लगाए बैठी हुई हैं खासतौर से बिहार में कि उनके लिए अब कुछ अच्छा होने वाला है और ये विधेयक पास भी हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद जो जगेगी उसे किस तरह से पूरा कर पाएगी सरकार? और क्या लगता है, क्या चुनाव के खत्म होते ही 2024 के जाने के बाद स्थितियां कुछ पलट सकती हैं? क्या कहता है आपका आकलन? मेरा आकलन ये कहता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये आरक्षण लाया गया है और 9 तारीख को ये पास हो जाएगा, ये जब तक इन नेताओं का आपसी हृदय साफ नहीं होगा हर एक दल का, तो काम नहीं होगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हर दिन 18 साल से नीतीश कुमार शासन में थे और 18 साल से बिहार में कुछ नहीं हुआ। तो आप और ये बीजेपी के ही हमारे जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे और लगाते रहे। 18 साल में बीजेपी कम से कम 15 साल तो उनके साथ थी। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बात अगर हो, सब अगर सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय इसमें सहमति है, तो आप सर्वदलीय बैठकर फंड लाइए। अब नीतीश कुमार फंड कहाँ से लाएंगे, वो जानेंगे, कैसे लाएंगे, कैसे नौकरियां देंगे, क्या फंड है, कहाँ से उनको बजट मिलेगा और विकास की योजनाओं को कैसे लागू करेंगे। विकास केंद्र सरकार के पास सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट नीतीश कुमार सदन में ले के बाद भेज रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हमें इस तरह की योजनाओं को लागू करने में मदद होगी। तो मुझे अभी टू अर्ली, 9 तारीख को पहले देख लेंगे, सदन से ये पास होता है, फिर कानून बनता है, कानून बनने के बाद फिर चुनाव आ जाता है, चुनाव के बाद किसकी सरकार आती है, ये सारे बहुत सारे पहलू के पर चर्चा हो सकती है। मगर मेरा ये साफ कहना है कि जब तक हृदय नहीं मिलेगा हर एक दल के लोगों का विकास के कार्यों में, पॉलिटिकली राइवलरी तो होनी चाहिए, मगर विकास के दल में अगर हम उनके साथ हैं तो हम वो बहुत अच्छे हैं, और वो अगर मेरे साथ नहीं है तो बहुत खराब है। ये परंपरा हर एक दल में, हम बीजेपी की बात नहीं करते, जनता दल यूनाइटेड की भी बात करते हैं, आरजेडी की भी बात करते हैं, कांग्रेस की भी बात करते हैं। आरजेडी, जेडीयू के अलग थी तो जेडीयू बहुत खराब थी, जेडीयू आरजेडी को बहुत अटैकिंग मूड में थे, बीजेपी तो हमेशा से रहती है। तो ये नेताओं का जब तक दिल अच्छा से नहीं मिलेगा, देखिए योजनाओं को लागू करने के लिए वैसे नीतीश कुमार बहुत मैथेटिकल है और बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, इसमें दो मत नहीं, वो बहुत आगे की देख कर सोचते हैं। उन्होंने कल भी शिक्षक नियोजन में भी उन्होंने बताया था कि मैंने इसे 2007 से ही सोचा था करने को, और उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह, मधुलिमय की बात की, मगर किया तो, मगर देखिए ये काम हुआ। अब इसको आप लोग अगर चाहते हैं कि आरक्षण उन वंचित और शोषित वर्गों को मिले, तो ये आरोप प्रत्यारोप हटाकर मिल बैठकर उसका काम कीजिए और सरकार को सपोर्ट कीजिए। सरकार आपको आपकी राय लेगी। बिना अपोजिशन के राय लिए सरकार भी नहीं चलती है और बिना सरकार के अपोजिशन भी नहीं चलता है। ये सारी बातें हैं, मगर अभी ठीक है सर, हो गया है। तो जब ये विधेयक पास हो जाएगा उसके बाद कितनी तेजी के साथ, क्या 2024 का इंतजार किया जाएगा? कितनी तेजी के साथ जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके लिए लाभ मिलना शुरू हो जाएगा?
बहुत जल्दी सारे पहलुओं को उन्होंने देख सुनकर कर लिया है। आधा से अधिक बातें काम हो चुकी है। अब जो कुछ बाकी है उसमें उनको सेटल करना है, बशर्ते कि इसमें केंद्र का रवैया देख लीजिए, नकारात्मक ही रहता है। बिहार के अंदर जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अपेक्षाकृत कम है। मैं इससे पहले एक बात की ओर ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी नवीन बाबू ने कहा कि 300 धारा हटाया, 370 धारा हटाया, किसी को 2 टुकड़ा में बांट देना, उससे बड़ा ये बात आप कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बांट दिया और आप 370 धारा तो हटाए, लेकिन जो लोग वहां के दिल्ली में कहीं भी शरणार्थी के रूप में है, उन पंडितों का क्या होगा। आपने अयोध्या राम मंदिर की बात किया, अच्छी बात है, मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन हम उसको भुनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। हम आस्था व्यक्त करना चाहते हैं। आपको आस्था कम है, आप उसको कैश करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। आपको यह भी ज्ञातव्य होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, तो उन्होंने ताला खुलवाया, पूजा पाठ शुरू हुआ, और आप उन चीजों को अपना श्रेय लेना चाहते हैं और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर का निर्णय, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। मंदिर का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और इस मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इतना बेहतरीन और अनोखा संविधान की रचना की, उस संविधान के संवैधानिक जो पहलू है उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इस मुल्क में रहने वाले हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भरोसा होता है न्यायालय पर, और न्यायालय के जो निर्णय आए उनको सब लोगों ने सिरोधार किया और मंदिर का निर्माण हो रहा। उस मंदिर के निर्माण में भी बहुत तरह की बात है, जिस ओर मैं आपको समय जाया नहीं करना चाहता हूं, कि मंदिर में एक ही दिन में 2-2 रजिस्ट्री होता है। आज रजिस्ट्री कुछ रेट में करते हैं और ट्रस्ट को कुछ रेट में बेच देते हैं, और हजारों गुना नहीं, लाखों गुना में, और वो पैसा कहां जा रहा है, कहां चला गया। और उस अयोध्या के राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम के उस मंदिर में चीज और मैं कहना चाहता हूं, हम भटक नहीं रहे हैं। अयोध्या मंदिर निर्माण को कैसे करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि आप मंदिर बनाइए, बेशक उसमें नो डाउट, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के बारे में भी सोचिए। दलितों की भागीदारी उस ट्रस्ट में नहीं है, उसका क्या होगा? मंदिर बना करके ही क्या होगा जब महामहिम राष्ट्रपति जी को आप मंदिर में प्रवेश नहीं देने देते हैं जात के आधार पर? दीपक जी, तो आपको लगता है कि बीजेपी अभी तो फिलहाल अपना सपोर्ट देगी ही इस विधेयक के लिए? सपोर्ट देना ही है, इसलिए सपोर्ट देना है कि जब सदन में उनके नेता कह चुके हैं कि हम इसमें सपोर्ट देंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, सपोर्ट देना है। और इसके पीछे मतलब भी है। अब देख रहे हैं कि ये मामला नीतीश कुमार और महागठबंधन ने अपने पाले में किया है, इसमें 2 मत नहीं। और ये भी देख रहे हैं कि कहीं इसका बुरा रिएक्शन वो 5 चुनावों पर न पड़ जाए। 5 चुनाव के बाद, अब जैसे आपने देखा महिला आरक्षण बिल पास हुआ, अब कहाँ है, उस पर क्या काम हो रहा है, कब से वो लागू होगा, सदन में पास हो गया, मगर उसको लागू करने की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगा, परिसीमन क्या होगा, अभी तक आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ये पार्लियामेंट ने महिला बिल पास कर दिया, 29 के बाद 29 में हो सकता है कि महिलाओं को वो शुभ अवसर प्राप्त हो। तो ये हाउस से बिल पास हो जाना और कानून बन जाना एक अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना, उसमें सहभागिता होनी चाहिए, हर एक दल की सहभागिता होनी चाहिए। और अगर ये बात सही है, ये जो सहभागी दल होते हैं उस वक्त तो कहीं ना कहीं अपनी रजामंदी दिखा देते हैं, लेकिन बाद में जब ये कानून बन जाता है तो फिर से कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और वो कहीं ना कहीं वंचितों को, शोषितों को, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उन्हें उस लाभ से वंचित कर देता है, और फिर शुरू होती है एक और राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।